ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखो, पहले क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमारा एक टेस्ट चार्ज था और हमारा एक चार्ज था। हमने देखा था इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मान लो अगर एक चार्ज ना होके नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएं, मतलब एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर है, काफी नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएं, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आई बात। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो एक सिस्टम है पॉइंट चार्जेस का, उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है। स्टार्ट करें। अब देखो, ध्यान से समझना। मान लो ये पॉइंट पी है, आप लोगों को डायग्राम में पॉइंट पी दिख रहा है। पॉइंट पी पर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहली बात, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, ठीक है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एक बात बताओ, पॉइंट पी पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या इसके आसपास कुछ चार्जेस हैं? हाँ है। मैंने कम से कम 2 चार्ज ले लिए। वैसे हम स्टडी कर रहे हैं नंबर ऑफ चार्जेस की, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। लेकिन मैंने मिनिमम कितने चार्ज रख लिए? 2, Q1 और Q2। यहां तक बात समझ में आई? फिर से बताता हूं, हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन पॉइंट पी के आसपास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और नंबर ऑफ चार्जेस मैंने रखे हैं 2। एक रखा है Q1, एक रखा है Q2, यानी अभी कंक्लूजन निकला कि 3 चार्ज रखे हैं यहाँ पे, एक Q1, एक Q2, एक Q0। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब आपने चार्जेस रख दिए Q1, Q2 और Q0, तो आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होनी चाहिए? इनकी पोजीशन, के रखे कहां पर है। तो इसीलिए एक वाई एक्सेस बनाया है, एक एक्स एक्सेस बनाया है। पहले तो ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन। तो सबसे पहले तो ओरिजिन से पता करो कि आपका Q1 चार्ज जो है वो कितना दूर रखा है। क्या पता करो? आपका ओरिजिन O से Q1 चार्ज कितना दूर रखा है। तो पता चला ये R डिस्टेंस पर रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर बन गया R1 वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझते चलना। Q1, Q2, Q0 चार्ज रखे हुए हैं, हम तीनों की पोजीशन पता करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, Q1 की पोजीशन पता चली ओरिजिन से R1 वेक्टर, यानी R1 की दूरी पर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। भैया Q2 कहां पर है? Q2 हमारा ओरिजिन से R2 वेक्टर पे है, दूसरा पता चल गया। तीसरा, हमारा Q कहां पर है? ये R है, ठीक है, R वेक्टर पर है। क्लियर है? तीनों की पोजीशन पता चल गई, Q1, Q2 और Q0 की। ठीक है भाई, अब हम पता करते हैं कि Q0 Q1 से कितना दूर है। Q0 Q1 से कितना दूर है। तो देखो कैसे ध्यान किया, यह पॉइंट क्या था? P था। तो R1P क्या बता रहा है? R1P डिस्टेंस हो गया। R1P क्या है? डिस्टेंस हो गया। जो R1P लिखा हुआ है ये क्या हो गया? R1P डिस्टेंस हो गया बिटवीन Q1 एंड Q0, यानी कि पॉइंट P तक। और R1P क्या बता रहा है हमें कि भाई जो डायरेक्शन है वो Q1 से P की तरफ है। तो हमें यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस पता चल गया विद डायरेक्शन। क्लियर है? अभी तक क्या क्या पता चला है? Q1 का पता चल गया डायरेक्शन और डिस्टेंस, Q2 का पता चल गया डायरेक्शन और डिस्टेंस, Q0 का डिस्टेंस और डायरेक्शन पता चल गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं कि Q1 से Q0 कितना दूर है, क्योंकि भैया Q0 जो चार्ज जहां रखा है पॉइंट P पर, वहां क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पर और इस चार्ज की वजह से, तो क्या आपको दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस नहीं पता होना चाहिए? हाँ कि ना? यानी कि Q0 और Q1 के बीच का आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए विद डायरेक्शन। तो वो है R1P, यानी 1 से लेके P तक, 1 से लेके P तक का डायरेक्शन R1P, और डायरेक्शन क्या हो गया? 1 to P। ठीक है भाई, Q0। अब Q0 पे और कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा है या फोर्स लगाएगा? भैया Q2। तो इसका भी तुम्हें क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो Q0 से लेके पॉइंट P तक R2P वेक्टर, यानी 2 से P का, 2 से, क्योंकि ये पॉइंट P है, 2 से P तक। बिल्कुल क्लियर है? जितनी बातें लिखी हुई है सब समझ में आ गई? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट होंगे। Q1 का डिस्टेंस R1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। Q2 का R2 वेक्टर है। पॉइंट P पर Q1 से R1P है, पॉइंट P पर Q2 से R2P है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया E1। Q1 Q0 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q0 फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। Q2 Q0 फोर्स लगाएगा E2। अब अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उनके वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी E1 प्लस E2 का वेक्टर सम, नॉर्मल सम नहीं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 3 चार्ज होते तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, 4 चार्ज होते E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 En उन सबका वेक्टर सम ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या ये कंक्लूजन, ये बात समझ आई? चाहो तो पहले इस डायग्राम को नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया डायग्राम? अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना। क्या लिखा है? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। हमने मान लिया कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, जैसे Q1 Q2 Qn हैविंग पोजीशन वेक्टर, यानी आपके नंबर ऑफ चार्जेस n है। अब नंबर ऑफ चार्जेस मैंने क्या बोला तभी डायग्राम में पहले, कि चाहे Q1 हो, चाहे Q2 हो, चाहे Q3 हो, चाहे Q4 हो, चाहे Qn हो, सबके पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो बता दिया Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या था, R2 वेक्टर। तो क्या मैं सेम कह सकता हूं Q3 का क्या होगा, R3 वेक्टर, Q4 का क्या होगा, R4 वेक्टर, Q5 का क्या होगा, R5 वेक्टर। तो Qn जो होगा मेरा नंबर ऑफ चार्ज होगा जो n टाइम्स, उसका क्या होगा, Rn वेक्टर। क्लियर है? तो वही बात यहां बोली गई है कि भाई पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डॉट 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 डॉट, यानी R3 वेक्टर भी इसमें आ जाएगा, R4 वेक्टर भी इसमें आ जाएगा, R5 वेक्टर भी इसमें आ जाएगा, Rn वेक्टर। क्लियर है? तो कंसीडर किया है कि नंबर ऑफ चार्जेस हैं n तक और उनके पोजीशन वेक्टर भी दे दिए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। वो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता ही है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी जो ये पॉइंट P है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। किसकी वजह से? Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी चार्जेस हैं उन्हें सबकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्लियर है? और जितने भी चार्जेस है, चाहे Q1 हो, चाहे Q2 हो, चाहे Q3 हो, चाहे Q4 हो, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। Q1 का R1, Q2 का R2, Q3 का R3, Q4 का R4 वेक्टर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Whose position vector is R vector? ठीक है। According to Coulomb's law, the force on the charge test Q naught due to charge Q1, यानी सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि Q1 की वजह से पॉइंट P पर कितनी फोर्स लग रही है। Q1 की वजह से पॉइंट P पर कितनी फोर्स लग रही है। अब एक बात बताओ, Q1 की वजह से पॉइंट P पर कितनी फोर्स लग रही है, इस बात के लिए मुझे डायरेक्शन पता होना चाहिए और डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो गया, R1P, यानी 1 से लेके P तक का डिस्टेंस, और पोजीशन वेक्टर इनका वो हो गया R1P। ठीक है, R1P क्या बता रहा है, 1 से लेके P तक का डिस्टेंस। तो देखते हैं आगे। तो फोर्स निकाल रहा हूं मैं पॉइंट P पर, ठीक है। तो कितनी फोर्स निकलेगी, F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट R1P का स्क्वायर R1P वेक्टर। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? फिर से ध्यान से समझा देता हूं, यहां पे समझा देता हूं। मान लो ये था तुम्हारा Q1, ये था तुम्हारा Q1, उस वाले डायग्राम का एक पार्ट यहां बना रहा हूं Q1 से तुम्हें पॉइंट P पर निकालना है भाई, वो फोर्स निकालना है। पॉइंट P पर क्या निकालना है, फोर्स। तो इनके बीच का डिस्टेंस पता चला भाई R1P, कितना पता चला, R1P वेक्टर। ठीक है, अब फोर्स कैसे निकलेगी? अब मैंने मान लिया अब F1 फोर्स लग रही है। क्या मान लिया, F1 फोर्स। Q1 से पॉइंट P पर निकालनी है फोर्स। अब हम जानते हैं कि जिस भी पॉइंट पर फोर्स निकालनी होती थी उस पॉइंट पर क्या रखा जाता था, टेस्ट चार्ज रखा जाता था, यानी यहां पर रखो Q नॉट टेस्ट चार्ज। तो कितनी फोर्स लगेगी, तो वो बता रहे हैं फोर्स लगेगी, कूलम्स लॉ आप लोगों को याद होगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितनी होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि दो चार्जेस के बीच में, और उनका यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q1 इंटू Q नॉट, यहाँ Q1 है वहां Q नॉट है, Q नॉट आया। R1P क्या बता रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो R1P का स्क्वायर। अब चूंकि डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा तो यूनिट वेक्टर आ गया R1P, यानी इसका काम जो R1P का जो ये यूनिट वेक्टर है, इसका काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताना। यानी कि कहना चाह रहा है जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, इधर लग रही है। मैं इतना कहना चाह रहा है, जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है। R1P 1 से P की तरफ फोर्स लग रही है। ठीक है, RP1 होता तो P से 1 की तरफ फोर्स लगती, तो R1P का मतलब क्या, 1 से P की तरफ फोर्स लग रही है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? यानी F1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट R1P का स्क्वायर, R1P यूनिट वेक्टर। अब देखो ध्यान से समझना, पीछे यही फोर्स बताई गई है, यानी Q1 ने Q2 पे कितनी फोर्स लगाई, Q1 ने Q नॉट पे, सॉरी Q2 नहीं, Q1 ने Q नॉट पे कितनी फोर्स लगाई, यानी Q1 ने Q नॉट पे कितनी फोर्स लगाई,
Q1 ने Q0 पे कितनी फोर्स लगाई, वो यही फोर्स लगाई, F1 1/4 Q1 Q0 R1P का स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है। आगे वेयर R1P इज ए यूनिट वेक्टर, वही मैंने भी जो समझाया कि जो R1P है ये क्या है, सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू P, जो कि बस इतना बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो Q1 से P की तरफ है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक। इसे नोट डाउन करना हो तो पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो ध्यान से, ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अभी समझ लो ना हमने क्या किया है, हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हमें किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। तो पहले हम पता कर रहे हैं कि भैया ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, फिर हम पता करेंगे ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, फिर हम पता करेंगे भाई ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहले फोर्स कैलकुलेट किया, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर किसी भी पॉइंट पर हमें फोर्स पता है, जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले हमें इस पॉइंट की क्या पता होनी चाहिए, फोर्स पता होनी चाहिए कि ये चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कैसे, वो बताया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1 इज, फिर से वही बात, यानी इस Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका फॉर्मूला याद होगा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्लियर है। तो E1 वेक्टर कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो याद करो F1 कितना आया था, 1/4πε0, लिख के बताया हूं क्या आया था, F1 आया था 1/4πε0, Q1 Q0 R1P का स्क्वायर और R1P यूनिट वेक्टर, ये आया था। अब चूंकि Q0 का डिवाइड हो रहा है, चूंकि Q0 का डिवाइड होता, क्या Q0 से Q0 नहीं कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा हमारा 1/4πε0, Q1 के साथ में जो Q0 था वो हट गया, क्योंकि Q0 का डिवाइड हो गया ना, Q0 का फोर्स में डिवाइड हो रहा है, तो फोर्स में जो भी Q0 था हट गया, तो 1/4πε0 Q1 R1P का स्क्वायर R1P वेक्टर, यानी ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, क्लियर है, यानी निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, यानी Q1 कितना पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, यानी E1 की वैल्यू आ गई, यानी E1 की वैल्यू आ गई, बिल्कुल क्लियर। कितनी आ गई, 1/4πε0, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, Q1 R1P का स्क्वायर और R1P यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू आ गई, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 ने लगाया, 1/4πε0 Q1 बाई R1P, यानी 1 से लेकर P तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन 1 से P की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यानी यहाँ से एक और चीज पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इस Q0 पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना, ये हमने बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की थी, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Q0 पर कितना आया, 1/4πε0 Q1/R1P, यानी अगर Q1 बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, यानी ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, Q0 पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्लियर है, और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। E1 निकल आया, अब समझ रहे हो ना, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, E2 निकालना, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, E2 निकालना। सिमिलरली पहले क्या पता करेंगे, Q2 ने कितनी फोर्स लगाई Q0 पे, Q2 ने कितनी फोर्स लगाई Q0 पे, Q0 पे जितनी फोर्स लगाई होगी E2 निकल आएगा, जैसे E1 निकला है, निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, सिमिलरली सेम तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहां पर, पॉइंट P पर, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q2। अब ध्यान से समझना, E2 कितना निकलेगा, वही F2 बाई Q0 वेक्टर, फोर्स कितना निकलेगा, सेम 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q0 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 Q0, तो Q0 से Q0 कट गया, तो 1/4πε0 Q2 बाई R2P का स्क्वायर R2P वेक्टर। देखो फोर्स लिख देता हूँ, कितना आया होगा, फोर्स आया होगा 1/4πε0, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा Q2, क्योंकि Q2 और Q0 के बीच में फोर्स पता कर रहे हो ना, तो जिन दोनों के बीच में फोर्स पता की जाती है उनका मल्टीप्लाई होता है, तो Q2 Q0 बाई, अब डिस्टेंस कौन सा लोगे, वहां पे लिया था R1P, क्या लिया था R1P, यानी 1 से P की तरफ, 1 से P की तरफ। अब कहां जा रहे हैं, 2 से P की तरफ, तो यहाँ क्या होगा R2P, कितना होगा R2P स्क्वायर, बात समझ आई ना। R1P का मतलब था चार्ज 1 से पॉइंट P की तरफ, लेकिन अब हम निकालना चार्ज 2 से, तो चार्ज 2 से P की तरफ जाएंगे ना, तो R2P का स्क्वायर और R2P यूनिट वेक्टर, ये हमारी फोर्स की वैल्यू आई। अब एक बात बताओ, फोर्स पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाई Q0, तो Q0 से Q0 कट गया,
जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो 1/4πε0 Q2/R2p² R2p यूनिट वेक्टर, यानी ये निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। बिल्कुल क्लियर है। अब सेम ऐसे ही सिमिलरली आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते जाएंगे। E3 और निकाल के दिखा देता हूं, ध्यान से समझना। E3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/4πε0, ठीक है, Q3/R3p² और R3p यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3 1/4πε0 सबके लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि चार्ज 3 की वजह से Q0 चार्ज पे फोर्स पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, तो Q3 आ गया। डिस्टेंस की बात करेंगे तो R3 यानी Q3 चार्ज 3 से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस R3p² और R3p यूनिट वेक्टर यानी चार्ज 3 से लेके पॉइंट P तक का जो डायरेक्शन है। सिमिलरली E4 निकलेगा, सिमिलरली E5 निकलेगा, सिमिलरली E6 निकलेगा, सिमिलरली E7 निकलेगा। तो मेरे भाई ऐसे तो बढ़ता जाएगा। चूंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, तो हम यहीं रोकते हैं E1 E2 E3 डैश 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 En। तो बात करते हैं, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए ड्यू टू n, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए ड्यू टू nth चार्ज। अब मुझे नहीं पता nth चार्ज कौन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, जो भी है, तो क्या होगा? 1/4πε0 एज इट इज रहेगा, 1/4πε0 एज इट इज रहेगा। Q2 बन जाएगा Qn, R2p क्या बन जाएगा? Rnp। बनेगा नहीं बनेगा? n से लेके p तक का जो भी वो चार्ज है, इसका स्क्वायर और Rnp का यूनिट वेक्टर। यानी कि इस तरीके से हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चला? चार्ज 1 की वजह से, चार्ज 2 की वजह से, चार्ज 3 की वजह से, चार्ज 4 की वजह से, जितने भी चार्ज हो n चार्ज की वजह से। क्लियर है? अब बात करते हैं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे किसी की वजह से हो, चाहे चार्ज 1 की वजह से हो, चाहे चार्ज 2 की वजह से हो, चाहे चार्ज 3 की वजह से हो, चाहे चार्ज 4 की वजह से हो, is equal to the vector sum of the electric field produced by each charge individually at that point। कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा वेक्टर सम के। और किसका वेक्टर सम? जो इंडिविजुअल चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी Q1 चार्ज ने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, Q2 चार्ज ने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, Q3 चार्ज ने E3 वेक्टर प्रोड्यूस, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी E3 वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं सबका वेक्टर सम कर दो और उनका जो वेक्टर सम आएगा वही उस पॉइंट का एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली at that point when all the other charge are assumed to be absent। क्लियर है? यानी पहले आप पता करो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान के चलो बाकी सब एब्सेंट है। फिर पता करो Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी सब एब्सेंट है। फिर पता करो Q3 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी सब एब्सेंट है। जब आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, Q1 के, Q2 के, Q3 के, E1 E2 E3 मिल जाए, तो उन सबका क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो वही बात आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, सिस्टम ऑफ n चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पे, कितना होगा? E वेक्टर होगा। कितना होगा? E वेक्टर। किसके इक्वल होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर डैश 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 En वेक्टर। n यानी कि जितना भी वो चार्ज हो सकता है n 10 हो सकता है n 20 हो सकता है n 50 जितने भी चार्ज हो। ठीक है भाई, वैल्यू लिख लो। E1 कितना आया था? 1/4πε0 Q1 R1p का स्क्वायर R1p वेक्टर। याद है E1 इतना आया था नहीं आया था? चेक कर लो वरना वीडियो के पीछे जाके। 1/4πε0 Q1 R1p का स्क्वायर R1p यूनिट वेक्टर। आगे E2 कितना आया था? 1/4πε0 एज इट इज रहा था, Q1 की जगह Q2 आ गया और डिस्टेंस 2 से P तक का हो गया, क्योंकि चार्ज 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो R2p स्क्वायर R2p वेक्टर। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 आएगा, वो भी कितना आएगा? 1/4πε0 Q3 R3p का स्क्वायर और R3p यूनिट वेक्टर। ऐसे बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे, n पे पहुंच गए तो 1/4πε0
क्यू एन बाई आर एन पी, यानी nth चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस आर एन पी, और आर एन पी यूनिट वेक्टर। क्लियर है, सबका वेक्टर सम कर दिया। अब भाई यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सेम है, कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट जब हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, Q1 R1P का स्क्वायर R1P वेक्टर, फिर क्या बचा Q2 R2P स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर, Q1 RNP का यूनिट वेक्टर। तो क्या हम इस वाली बात को ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, समेशन ऑफ, देखो सम हो रहा है, ध्यान से अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे अब 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, P, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, P, यहाँ n हुआ, यहाँ n हुआ, यहाँ n हुआ, P। यानी अगर चार्ज 3 की बात होती तो R3 आ जाता, चार्ज 4 की बात होती तो R4 आ जाता, चार्ज 5 की बात होती तो R5 आ जाता। तो उन्होंने एक जनरलाइज फॉर्म लिख दिया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन I से लेके n तक जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, समेशन I से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। और किसका सम करेंगे, इन्होंने बता दिया, यहाँ पे तो हम रखेंगे QI डिवाइडेड बाई RIP, यहाँ क्या लिखेंगे RIP, इसका स्क्वायर और RIP यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि जो I की वैल्यू यहाँ होगी वही I की वैल्यू यहाँ होगी, वही I की वैल्यू यहाँ होगी, और वही I की वैल्यू वहां होगी। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन। अब ध्यान से समझना, I रखो 1, I रखो 1, यानी चार्ज 1, तो क्या हो जाएगा Q1 R1P का स्क्वायर, था कि नहीं था, Q1 R1P का स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर। यहाँ पे Q2 रखो, I की वैल्यू कितनी रखो, 2 रखो, यानी चार्ज 2 की वजह से, तो देखो क्या आएगा Q2 R2P का स्क्वायर R2P का स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर। यानी I की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो, ऐसे रख रख के n तक जाओ तो आपको मिल जाएगा ये। यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक किसका, QI। अगर 1 ले रहे हो तो Q की जगह 1 लो, 2 ले रहे हो तो Q की जगह 2 लो, I की जगह 2 लो, अगर 3 ले रहे हो तो I की जगह 3 लो, तो QI अपॉन RIP का स्क्वायर RIP यूनिट वेक्टर। क्लियर है, आपको एक करके दिखाई देता हूं, समझा देता हूं। अब मुझसे पूछो कि किसका पूछना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है, ई वेक्टर। अब मान लो आपने कहा सर मुझे 10th चार्ज की वजह से निकालना है, किसकी वजह से निकालना है, 10 चार्जेस की वजह से। तो 10 चार्जेस का कैसे निकलेगा, तो देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या है QI, यानी कि यहां पे आ जाएगा Q10 अपॉन R10P का स्क्वायर और R10P का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 10। ठीक है, जो 10th चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q10 अपॉन R10P, क्योंकि क्या किया, जो I की जगह था वहां वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इन सब का समेशन, यानी कि 10 वाले का प्लस 9 वाला, फिर इसके बाद 8 वाला, फिर इसका 7 वाला, जितने भी चार्ज है उन सबका सम करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर से बता देता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक QI डिवाइडेड बाई RIP स्क्वायर RIP यूनिट वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है, इसे नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, नोट डाउन हो गया, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिल्कुल